नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज और हमारे साथ मौजूद है बिहार में इंडिया गठबंधन में शामिल तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल यानी सीपीआई माले जो है उनके महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी, जिनको लेफ्ट फ्रंट की कार्यप्रणाली के बारे में नहीं पता उनको बता दूं कि लेफ्ट के दलों में जो महासचिव होते हैं वो इक्वलेंट टू राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहूं तो सीपीआई माले के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और जो कि बिहार इंडिया गठबंधन में तीसरे नंबर की पार्टी है। दीपांकर जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब मंच पर। दीपांकर जी, आप पटना में अपनी पार्टी के कार्यालय में हैं। जिस कार्यालय में आप बैठे हैं उसी कार्यालय से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास भी है, उप मुख्यमंत्री आवास भी है। और उन मुख्यमंत्री साहब ने एक जमाने में ये कहा था, तेजस्वी यादव पर जब आरोप लगा तो उन्होंने कहा कि मैं सहज नहीं हूं, उनको जवाब देना चाहिए। आज उन्हीं मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है फर्जी डिग्री का, 7वीं फेल की बात कही जा रही है। उन्हीं के एक दूसरे सत्तारूढ़ पार्टी गठबंधन के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने एक अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज पर जो कब्जा कर लिया, हत्या तक के गंभीर आरोप लग रहे हैं। न जाने कितने नेताओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार साहब की अंतरात्मा जाग क्यों नहीं रही है, या वाकई वो अंतरात्मा को जगाने की स्थिति में बचे? देखिए, आपने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का निवास। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो दफ्तर है पटना में, उसके बाहर स्थायी पुलिस पिकेट लगा दिया गया ताकि वहां, क्योंकि चुनाव से पहले तो पार्टी को दफ्तर खुला रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं, टिकट मांगने के लिए भी आते हैं, और ऐसे दौर में परमानेंट पुलिस पिकेट लगा है ताकि वहां कोई नौजवान कोई अपना मांग पत्र लेकर के ना पहुंच सके। तो बिहार में इस समय तो बिल्कुल तमाम मुद्दों से भाग रहे हैं, तमाम सवालों से भाग रहे हैं, लोगों से भाग रहे हैं। डरी हुई सरकार है, बौखलाए हुए लोग हैं। यही तो बिहार की पूरी स्थिति बनी हुई है। लेकिन भ्रष्टाचार जरूर बहुत बड़ा मुद्दा अभी बना है चुनाव में। देखिए, पहले जो भ्रष्टाचार की चर्चा थी उसको हम लोग कहे तो नीचे का भ्रष्टाचार लोग उसको कहते हैं। कि बिहार में आम बात है कि पंचायत में, बैंक में, प्रखंड में आपको कोई भी काम लेना हो, आपको कोई आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, कोई पासपोर्ट चाहिए, कहीं कोई भी काम हो तो रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता है, और उसका पूरा धीरे धीरे क्वांटिटी उसकी बढ़ रही है। तो वो जो नीचे का लुब्रिकेंट है, वो बस पैसे से ही काम होगा। पैसा, पैरवी, पहुंच, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बिहार में कुछ काम होता अगर है तो है। लेकिन अब जो चर्चा है वो ऊपर के सरकार के मंत्री, बड़े अफसर, उनके बारे में। 70,000 करोड़ तो सीए जी ने कहा, 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं है। बाकी जो भ्रष्टाचार है, किसी बड़े इंजीनियर के वहां छापा मारने पर इतने पैसे मिल रहे हैं, जैसे वहां दिल्ली में कोर्ट के जज के बारे में पता चला, यहाँ भी नोट जले हुए मिले। और जो डिग्री की बात ये भी आ रही है, तो एम्बेसडर घोटाला है, एम्बुलेंस घोटाला है, दवा घोटाला है। तो घोटाले ही घोटाले चारों तरफ है इस समय। और नीतीश कुमार जी जब कभी सुशासन की बात करते थे, पारदर्शिता और ईमानदारी की बात करते थे, तो उनके, हालांकि दल के प्रवक्ता ने कहा कि भाई नीतीश जी की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचनी चाहिए, और इसलिए वो जो हमारे मंत्रियों पर सवाल उठ रहे हैं उनको जवाब देना चाहिए। हमने देखा अभी एक आर.के. सिंह ने भी कहा बीजेपी की ओर से, और एक नीरज जी ने भी कहा जदयू की ओर से, कि जिन नेता मंत्रियों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन ये कह करके तो पार्टियां बच नहीं सकती, तो उनके जवाब भी नहीं आ रहे हैं। मेरे ख्याल से बात बहुत साफ है इस समय। और प्रशांत किशोर जी जो आज सबसे ज्यादा इन मुद्दों को लेकर के मुखर हैं, कल तक लेकिन इसकी चर्चा नहीं कर रहे। कल तक वो कुछ और बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव की डिग्री को लेकर बात कर रहे थे। आप सम्राट चौधरी की डिग्री पर आ गए। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बिहार का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता इस समय इस सरकार से बेहद नाराज है, बेहद आक्रोश में है, और बिल्कुल बदलाव वाला चुनाव है बिहार। दीपंकर सर, अगर हम बात करें तो एक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर कर दिया गया।
बीजेपी मध्य प्रदेश में लाडली बहना के योजना के तहत, महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना के तहत और दिल्ली में महिलाओं के खाते में 2500 रुपया ट्रांसफर करने को लेकर 3 राज्यों में सत्ता में आ गई। अब आप इस योजना का सामना कैसे करेंगे? क्या विकल्प है इंडिया गठबंधन के पास कि इस योजना को रोक पाए? देखिए, पहली बात तो जो आपने महाराष्ट्र की चर्चा की, दिल्ली की चर्चा की, मध्य प्रदेश की चर्चा की, वो मेरे ख्याल से सारे मंथली स्कीम है कि महिलाओं को प्रति माह कुछ पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अनुभव बता रहा है कि चुनाव से पहले घोषणा होती है, चुनाव के बाद लेकिन योजनाएं धरातल पर नहीं है। दिल्ली की बात तो मैं जानता हूं बिल्कुल कि दिल्ली की तमाम महिलाएं समय शिकायत कर रही है। इसके बरखिलाफ अगर आप झारखंड को देखें, जहां हम लोगों ने भी 2500 देने की बात की, वो योजना लेकिन धरातल पर लागू है। बिहार की जो 10,000 की बात है, ये कोई मंथली स्कीम नहीं है। ऐसा नहीं कि महिलाओं को प्रति माह 10,000 दिया जाएगा, ये रोजगार के नाम पर दिया जा रहा है, ढकोसला है। 10,000 में कहीं कोई रोजगार सृजन नहीं हो सकता है, ये बस दिया जा रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि नीतीश जी ने कहा था कि बिहार में 94.5 लाख परिवार जो 6,000 से कम महीने की आमदनी पर जिंदा है, और जाहिर सी बात है कि 6,000 से कम आमदनी पर जो जिंदा है वो कर्ज के बल पर जिंदा है और उनके ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है, और जिसके चलते बिहार में आत्महत्याओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बिहार में पलायन की जो हम लोग बात करते हैं, पहले कहते थे कि भाई बेहतर रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए प्रदेश से पलायन कर रहे हैं, अभी फरारी भी है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के आतंक से, जुल्म से बचने के लिए पूरे परिवार के परिवार गांव के गांव खाली करके चले गए। तो बिहार में ये कर्ज का बड़ा सवाल है। तो 2 लाख जो नीतीश जी को देना था 94.5 लाख परिवार को, वो पैसा नहीं दिया गया। उसके एवज में अभी चुनाव से पहले वोट खरीदने के लिए रोजगार के नाम पर 10,000 दिया जा रहा है, और ये भी लोगों को अभी भरोसा नहीं है कि 10,000 अभी जो मिल रहा है, कल अगर सरकार वापस आ जाए और कह दे कि आपको हमने रोजगार के नाम पर दिया था और आपने कुछ क्रिएट नहीं किया तो आपको पैसा वापस लेना पड़ेगा, ये सवाल भी बना हुआ है। लेकिन हमने जो सवाल उठाया कि एक तो 2 लाख आपने दिया नहीं, तो 2 लाख का विकल्प तो 10,000 नहीं हो सकता। और ये जो 10,000 है, ये महिलाओं को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो कर्ज का बोझ है वो तमाम माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले, उसके जो रंगदार है, वो वसूली अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है। खाते में जैसे ही 10,000 आएगा कि पहले हमें दे दो 10,000 रुपए। तो हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन की ओर से हम लोग जो बात कह रहे हैं कि पहली बात, जितनी घोषणाएं महिलाओं को लेकर के हो रही है, ये सभी घोषणाएं इसलिए सरकार को करना पड़ रहा है क्योंकि ये महिलाओं की लंबे समय से मांग रही है, इसको लेकर के आंदोलन रहा है। ये घोषणा करने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर हम रसोईया को 1650 देते थे और 1650 लेकर के हम चुनाव में चले जाएंगे तो हम वोट मांगने लायक भी नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी हम उसको 3300 करेंगे। 400 रुपए का पेंशन देते थे, उसको अभी कह रहे हैं कि हम 1100 रुपए करेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि हमारा जो पैकेज है कि महिलाओं के ऊपर जो छोटा कर्ज है, उस कर्ज को माफ करना पड़ेगा। 1,00,000 2 लाख तक का जो कर्ज है वो कर्ज माफ किया जाए। जो स्थायी तौर पर महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए 2,500 रुपए प्रति माह वो देने की बात है। जो पेंशन की बात है वो 400 से 1,100 इन्होंने किया। हमने कहा कि हम लोग 1,500 से शुरू करेंगे और 1,500 रुपए के पेंशन को भी सालाना 200 रुपए उसमें बढ़ोतरी होगी। और दूसरा बड़ा सवाल है कि जमीन, अभी भी लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है। तो शहर में 3 डिसमिल जमीन, गांव में 5 डिसमिल जमीन, इसकी गारंटी, और वो जमीन महिलाओं के नाम पर, महिलाओं के हक में। तो हमें लगता है कि महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए वो बस एक बार 10,000 रुपए पता नहीं कितने लोगों के खाते में, हल्ला तो हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ को देंगे, अभी सुन रहा है कि 75 लाख को शायद उनके खाते में ट्रांसफर किया गया। पहले बात थी कि ये नीतीश जी की योजना है, अभी मोदी जी आ गए, लग रहा है कि पैसा मोदी जी दे रहे हैं कहीं। तो ये जो पूरे बिहार में महिलाओं को गुमराह करने के लिए, उनके वोट खरीदने के लिए ये जो कोशिश है, मुझे तो लगता है कि बिहार में महिलाएं सजग हैं, सतर्क हैं। ये जो पैसा मिल रहा है ये कोई भीख नहीं, किसी की कृपा नहीं, कोई एहसान नहीं, ये महिलाओं का जो हक बनता है उस हक का बहुत छोटा एक हिस्सा है।
तो महिलाएं अपना पूरा हक उनको चाहिए, पूरा हक के लिए महिलाएं लड़ेंगी और ये मुद्दा बनेगा और इससे 10,000 से महिलाएं चुप नहीं होने वाली। दीपांकर जी एक आपने नारा ये बिहार में कहा, चल रहा है, आपने एक नारा बिहार में चल रहा है कि 10,000 में दम नहीं, कर्जा माफी से कम नहीं। महिलाएं जगह जगह यही नारे लगा रही है। दीपांकर जी आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि नीतीश कुमार साहब की योजना को प्रधानमंत्री जी ने हाईजैक कर दिया। आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया। प्रशांत किशोर जो एक जमाने में नरेंद्र मोदी के करीबी रह चुके हैं, प्रशांत किशोर जो एक जमाने में नीतीश कुमार के भी करीबी रह चुके थे, आजकल वो पोल खोल अभियान में जुटे हुए हैं। आपने आरके सिंह जी का जिक्र किया, लेकिन उन आरके सिंह को आपने 2024 में लोकसभा पहुंचने नहीं दिया क्योंकि आपके उम्मीदवार नहीं, उनको आरा लोकसभा सीट से चुनाव हरा दिया गया। तो अब चाहे प्रशांत किशोर हो, अब चाहे आरके सिंह हो, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं दीपांकर जी, उसका फायदा किसको होगा? क्या बीजेपी के विपक्ष में जो वोट है, क्या वो विपक्ष के वोटों का बिखराव होगा या वो इंडिया गठबंधन के साथ एड ऑन होगा? ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि पिछली बार बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में विपक्षी गठबंधन, जिसको पिछली बार आप लोग महागठबंधन कह रहे थे, और एनडीए गठबंधन के बीच में सिर्फ 0.03 यानी 11,100 कुछ वोटों का अंतर था। तो ये प्रशांत किशोर, आरके सिंह आपको फायदा पहुंचा रहे हैं या कहीं आपके वोटों में सेंध लगा रहे हैं जो बीजेपी से नाराज है, जो नीतीश कुमार से नाराज है? नहीं, पहली बात ये, हमें तो जरूर फायदा पहुंचाना नहीं चाहेंगे, वो क्या चाहते हैं वो बात अलग है। लेकिन इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस समय किसी को भी बिहार में जनता से वोट मांगना है तो आपको इस पूरे नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार, और वो नीतीश कुमार की कम, अब मोदी जी की ज्यादा है, तो ये जो डबल इंजन की निकम्मी सरकार, जिस सरकार ने लूटा है, ठगा है बिहार को, उस सरकार के खिलाफ ही आपको बोलना है। तो हमें लगता है कि जब उस सरकार के खिलाफ आपको बोलना है, और इसका मतलब जनता के सामने एजेंडा क्या है? जनता के सामने एजेंडा है सरकार को बदलने का एजेंडा। तो जनता भी समझदार है, सरकार को बदलने के लिए जनता वोट करेगी, इधर उधर। इसलिए प्रशांत किशोर जी, आपने देखा होगा 4 उपचुनाव लड़े थे और 4 उपचुनाव में उनको 2 जगह 5-5 हजार वोट मिले थे और 2 जगह उनको 15-20 हजार के रेंज में वोट मिले थे। तो जाहिर सी बात है कि वो जहां लोकली कोई ऐसे कैंडिडेट हो तो वहां लोकल फैक्टर के चलते उनको कुछ वोट मिले। हमें लगता है कि जनता इस बात को निश्चित करेगी कि हमारा जो वोट है वो सरकार को बदलने के लिए वोट है, और इसीलिए वोट ये एसेंशियली बाइपोलर चुनाव है। कुछ कुछ जगह कुछ कुछ और कैंडिडेट होंगे। ये जो बात बोल रहे हैं ये निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और इसी आवाज को और थोड़ा बल दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि अच्छी बात है। ये बिहार में बदलाव का जो एजेंडा है वो स्थापित हो रहा है। बदलाव का एजेंडा जब स्थापित होगा तो लोगों का वोट भी केंद्रित होगा बदलाव के लिए, और ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के जरिए ही संभव है। ये लोगों के पास पूरे पक्की समझ है। नहीं, लेकिन दीपांकर जी, शिव जी, दीपांकर जी, एक सवाल जो सबसे बड़ा, बिहार की जनता बदलाव का मूड 2020 के विधानसभा चुनाव में ही बना चुकी थी। आपका गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा, 110 सीटों पर आप लड़े, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी थी जो बहुत कम मार्जिन से हारे। सवाल ये उठ रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल जो 5 सीटें हारी बहुत कम मार्जिन से, जो पिछले बार के मुकाबले में 2015 के मुकाबले 2020 में 5 सीटों का नुकसान हुआ। ओवैसी साहब की पार्टी ने किस तरह से खेल किया हम और आप सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी को 2015 के मुकाबले 2020 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों का नुकसान हुआ। अगर ये 8 + 5 13 सीटें आपके पास मिल जाती तो आपके पास 123 विधानसभा सीटें होती। तो जब इतने सारे प्लेयर उतर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि इतने सारे प्लेयर के उतरने के पीछे भारतीय जनता पार्टी है? क्यों? क्योंकि चुनाव सिर्फ वोट जोड़ने से नहीं जीते जाते, बल्कि चुनाव विपक्षी पार्टियों के वोटों में बिखराव करके भी जीते जाते हैं। ये नई वाली भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि पिछली बार जो खेला हुआ इस बार सारा स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं। ये सरकार सत्ता में बने रहने के लिए, जनता का जो गुस्सा है उससे बचने के लिए बहुत सारे इनके पास तिक्रम है। विपक्षी वोटों को बिखेरने के लिए कुछ कोशिश करें, मतदाता सूची से लोगों को बाहर करके वोट चोरी की कोशिश करें, वोट खरीदने की कोशिश करें 10-10 हजार रुपए दे करके। इसलिए इनके तिक्रम तो अपनी जगह पर है, लेकिन हमें लगता है कि इनके तिक्रम, उसकी एक सीमा है कि सद तक कोई तिक्रम चलेगा। हमें लगता है कि इस बार के चुनाव में निश्चित तौर पर जो बदलाव का मूड बन रहा है ये 2020 से ज्यादा,
क्योंकि 2020 का चुनाव हमें पक्की याद है, वो कोरोना काल के बाद उस पहला चुनाव था। उस समय हम लोग तो बहुत शुरू में परेशान थे कि भाई चुनाव हो कैसे पाएगा, कोरोना वाला पूरा माहौल था। उस माहौल में प्रवासी मजदूर पैदल चल के बिहार लौटे थे, तो हमने देखा कि उस चुनाव में भी नौजवानों ने रोजगार को मुद्दा बनाया, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सम्मान वो उस चुनाव के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना। कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, और उस समय हम लोगों ने घर घर जा करके राशन की गारंटी करने के लिए जो काम किया, वो सब चुनाव में बड़ा मुद्दा बना। इस बार लेकिन कोई एक दो मुद्दा पर चुनाव निर्भर नहीं कर रहा है, सारे मुद्दे, रोजगार का सवाल है, जमीन का सवाल है, आरक्षण चोरी है, बड़े पैमाने पर आरक्षण की भी चोरी हो रही है बिहार में। अभी पुलिस में बहाली निकली है और आपने देखा होगा 1800 सीट में 16% के हिसाब से 288 उसमें दलितों के लिए कोटा बनना चाहिए, लेकिन दलित के हिस्से में आ रहा है 210, 78 सीट की चोरी। और ये सिर्फ पुलिस में नहीं, जितनी बहाली निकली है इधर उस सब में आरक्षण की भी चोरी है, पेपर लीक है। तो मुद्दे तो अलग अलग बहुत हैं, लेकिन सभी मुद्दों का जो निचोड़ है कुल मिला के वो है कि इस सरकार के रहते अब बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। अब इस सरकार से बिल्कुल इसी चुनाव में हमें छुटकारा चाहिए। तो हमें लगता है बदलाव की जो आकांक्षा है ये 2020 से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम लोग 2024 में एक हमने पदयात्रा की थी पूरे बिहार में, 1 दर्जन पदयात्रा, और उसमें उस समय नाम हमने दिया था बदलो बिहार, इतना ही नाम था, बदलो बिहार यात्रा। तो लोगों ने अब कहा कि बदलो बिहार को बदलने के लिए सबसे पहले सरकार को बदलना चाहिए। अब उस नारा को हम लोगों ने किया कि बदलो सरकार बदलो बिहार। तो हमें लगता है बदलाव की मांग, बदलाव की जो आकांक्षा, ये लेकिन पहले से बहुत ज्यादा इस समय ताकतवर है, और इसी पर हमारा भरोसा है। नहीं तो एसआईआर जो है वो तो वोट चोरी का अतिक्रम, वो अपनी जगह पर है, चुनावी फर्जीवाड़ा अपनी जगह पर है। कल जो सूची आने वाली है उसको लेकर के पूरे बिहार में बिल्कुल एक अनसर्टेनिटी है, किसका नाम रहेगा और किसका नाम नहीं रहेगा, तो वो तो बिल्कुल अपनी जगह पर है, और लोगों को इस पर भी लड़ना पड़ रहा है। नॉर्मल चुनाव होता तो सिर्फ मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ लड़ते, बिहार में तो उसके ऊपर आउट ऑफ सिलेबस एक सवाल थोप दिया गया, एसआईआर आउट ऑफ सिलेबस एक सवाल बिहार के लोगों के सामने, और बिहार के लोग उसका भी, उस परीक्षा को भी पास करेंगे, लड़ेंगे। दीपंकर जी, एक सवाल है कि भाजपा ये आरोप लगा देती है कि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, और उसमें एक खबर मिल रही है कि पूर्वी चंपारण की एक ढाका विधानसभा है जहां बीजेपी के लेटर पर 80,000 मुसलमानों की, बड़े ध्यान से सुनने की बात है, 80,000 मुसलमानों के वोट डिलीट करने के फार्म कई बार अप्लाई किए गए, और एक लेटर में तो 76,100 कुछ वोट डिलीट करने का लेटर लिखा गया, जो भाजपा का लेटर पैड पे लिखा गया है। हालांकि भाजपा नकार रही है कि वो लेटर पैड मेरा नहीं है, ये नहीं हो सकता है। अब जब वोटर ही नहीं बचेंगे इंडिया गठबंधन के, बड़ी बड़ी तादाद में ये वोट डिलीट हो जाएंगे, तो फिर आप करोगे कैसे, जीतोगे कैसे, बदलोगे कैसे? बिल्कुल, हमें लगता है कि देखिए बिहार में एक बात लेकिन जरूर हुई कि एसआईआर जब आया पूरे बिहार का कान खड़ा हो गया कि मामला है क्या। और एसआईआर को लेके देखिए बिहार ने चुनाव आयोग को कम से कम 3 बार हमने पीछे धकेल दिया, क्योंकि चुनाव आयोग का जो फरमान था वो था कि जुलाई महीने के अंदर सबको फॉर्म भर के देना होगा, फोटो देनी होगी, डॉक्यूमेंट देना होगा। तो बिहार ने चुनाव आयोग को पीछे हटने के लिए मजबूर किया कि चलो जुलाई महीने में सिर्फ फॉर्म दो। अगस्त में चुनाव आयोग ये नहीं चाहता था कि पूरी सूची हम साझा करें और उसमें कारण भी बताएं, तो सुप्रीम कोर्ट में बिहार की आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में चुनाव आयोग को अंतिम 18 अगस्त को पूरी सूची देनी पड़ी कारण के साथ। ये सूची अगर नहीं मिली होती तो ये जो पूरे संघ परिवार के लोग हल्ला करते हैं कि बिहार में बड़े बांग्लादेशी आए हैं और 65 लाख बांग्लादेशी थे, उनके नाम काटे गए, तो सूची जब आई तो पता चला कि उसमें एक भी बांग्लादेशी नहीं था, तो किस कारण से नाम कटे। और फिर आधार के लिए भी, आधार को मानने के लिए भी चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर किया। तो हमें लगता है कि बिहार लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा सजग है, ये सजगता बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपने ढाका की बात की, आरा में भी हमने ये देखा है, हमने भी इस पर शिकायत की। आरा का जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी दिया कि नहीं दिया?
हाँ दीपक बिल्कुल, हमने आपने सबसे ऐसी ज्यादा कभी दिया, नहीं सबसे ऐसी ज्यादा कभी सबसे ज्यादा एफिडेविट माले के ही बीएलएस ने दिया है। अब चुनाव आयोग की सूची अगर देखेंगे तो 118 माले के नाम पर दर्ज है। लेकिन सवाल तो वो एफिडेविट का सिर्फ नहीं है, सवाल है कि यहाँ हमने देखा कि बीएलए नहीं, बीजेपी के एमएलए वो लिख के दे रहे हैं कि हमारे 150 वोटर को, जो दलित पृष्ठभूमि से आने वाले वोटर हैं, उनको आरा से उठा करके बगल के विधानसभा है संदेश, तो एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में इनको भेज दिया जाए। आप बताइए, ऐसी ऐसी कोशिश है कि वो महोदय जो है पिछली बार बहुत कम मार्जिन से किसी तरह जीते थे और इसीलिए इस बार चुनाव के लिए वो चाह रहे हैं कि हमारा कुछ वोटर शिफ्ट हो जाए। तो हर तरह के तिक्रम डिलीट कर दो, शिफ्ट कर दो, तो वो पूरा कंट्रोल और डिलीट शिफ्ट सब दबाना चाहते हैं। पूरे जितने भी आपके पास कीबोर्ड में है, लैपटॉप में और कंप्यूटर में, सब दबा करके डिलीट करना चाहते हैं। लेकिन लोग थोड़ा सजग है बिहार में। हम उम्मीद करते हैं कि लोग जो लड़ रहे हैं वो इतने बड़े पैमाने पर ये धांधली यहाँ कर नहीं पाए। दीपांकर जी, एक सवाल जो तमाम लोग उठा रहे हैं, तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता भी कह रहे हैं, क्या नीतीश कुमार आज आपको उतने ही राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं जितने 2005, 2010 या 2015 में नजर आते थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो राजनीतिक तौर पर इतने सक्रिय हैं, क्योंकि आप देखिए इतना बड़ा एसआईआर चल रहा है, इतने 65 लाख लोगों के नाम कटे, तो नीतीश जी को आपने कभी एसआईआर पर कुछ कहते हुए भी नहीं सुना। उनको कोई मतलब नहीं रह गया बिहार को क्या जमीनी सच्चाई क्या है, लोग कितने परेशान है। तो नीतीश जी तो 2010-15 तो छोड़ दीजिए, लोग चिंतित है नीतीश जी को लेकर के। नीतीश जी को हुआ क्या, नीतीश जी अब कब क्या बोल देंगे, कब क्या कर बैठेंगे, बस एक ही बात बार बार हर सभा में बोलते रहते हैं कि हमसे और गलती नहीं होगी, हम दोबारा भाजपा को छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो अपनी वफादारी का स्टेटमेंट देने के अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं। और कभी कभी उनको नहीं, याद आ जाता है, कहते हैं कि दीपांकर भाई जी, कुछ था दीपांकर क्या। जी, हाँ, दीपांकर जी, वो कह ये देंगे वो कि भाई पहले बोलते बिहार में कुछ था क्या, तो बिहार नहीं में पहले दीपांकर जी, ये नीतीश जी बोलते हैं कि नीतीश जी को रटवाया जाता है मंच पर जाने से पहले, आपको क्या लगता है? नहीं बोलते होंगे, उनका इसी तरीके से अभी इस समय दिमाग वही काम कर रहा है। तो यही लोगों को लगता है कि नीतीश जी जो इतने एक तरह से बहुत संतुलित रहते थे, बातों में बहुत इधर उधर की बात नहीं करते थे, कम बोलते थे, काम भर की बात करते थे। तो काम भर की बात करने वाले नेता, उनका बस यही काम रह गया कि बस मोदी जी को खुश रखो। तो इससे तो लोगों को लगता है कि भाई आज नीतीश जी कहाँ पहुंच गए हैं। जनता दल यू, जो एक तरह से जनता दल परिवार से निकली हुई पार्टी, समाजवादी धारा की एक पार्टी, और समाजवादी धारा की पार्टियों का एक तेवर होता था, वो तेवर ऐसा नहीं होता था गिरगिराने वाला। तो आज ये जो तेवर हो गया है उस पार्टी में, ये लोग देख रहे हैं कि भाजपा ने किस तरीके से इस पूरे पार्टी को अपने चंगुल में फंसा लिया है। नीतीश जी के लेकिन आगे पीछे दाएं बाएं जितने नेता है उनका भाजपाकरण हो चुका है, लेकिन जो जनाधार है, नीतीश जी को चाहने वाले जो लोग हैं वो परेशान हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि वो नीतीश जी को जितना भी हाईजैक कर ले, इस नीतीश जी के साथ साथ सारे महादलित उधर ही चले जाएंगे, अति पिछड़ी जाति के सारे लोग उधर ही चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और बिहार में बिल्कुल लोग सजग हैं, अपने मुद्दों पर लोग वोट करेंगे, बदलाव के लिए वोट करेंगे। और किसी भी कीमत पर बिहार में भाजपा का जोगी जी जैसा बुलडोजर राज बिहार में आ जाए और अदानी के हवाले कर दिया जाए पूरे बिहार को, जहां 10 तो 50 एकड़ जमीन और एक पेड़ मां के नाम पर लगाने की अपील करने वाला 10 लाख पेड़ काट दिया अदानी के नाम, ये सब बिहार में ना हो, इसके लिए लेकिन लोग सजग हैं। दीपांकर जी, पिछली बार जो आप लोग विधानसभा का चुनाव लड़े थे 5 राजनीतिक दलों के साथ थे। इस बार 8 राजनीतिक दल तो मोटे तौर पे अभी नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि एक आध और बढ़ता हुआ नजर आए। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप नीतीश कुमार को बाहर निकालना तो चाहते हैं, आपके गठबंधन की सीटों का ऐलान कब होगा? पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल 144 लड़ी, उम्मीद नहीं है कि इस बार वो 144 पे लड़ पाए। कांग्रेस 70 सीटों पे लड़ी थी, 70 चाहती है, लेकिन आपने थोड़े दिन पहले आप ही ने बयान दिया था कि कांग्रेस को सिर्फ 50 सीटों पे लड़ना चाहिए। आपने 2015 का बाकायदा आंकड़ा सामने रखा था। आपकी पार्टी 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, कहने वाले कह रहे हैं कि आप 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। सीपीआई 6 पे लड़ी थी, सीपीएम 4 पे लड़ी थी। तो ये मोटे तौर पर गठबंधन का फॉर्मूला कब तक आ जाएगा कि आप लोग
हेमंत सोरेन साहब को कितनी सीटें देंगे, पशुपति पारस को कितनी देंगे, आप खुद अपने पास कितनी रखेंगे, मुकेश सहनी साहब को कितनी सीटें देंगे, कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आपकी तैयारी अच्छी है, आप लोगों में समन्वय बहुत अच्छा बन रहा है। लेकिन अगर सीटों की घोषणा हो जाती, ताकि उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्द हो जाए, तो आपके उम्मीदवारों को ज्यादा समय मिलता ग्राउंड जीरो पर जाकर मेहनत करने का। बिल्कुल क्योंकि इस बार जो मेरे पास जो सोर्सेज जो खबर आई है, मैंने तकरीबन 10-15 दिन पहले चलाई भी थी, कि शायद चुनाव आयोग आप लोगों को चुनाव प्रचार करने का समय इस बार देगा नहीं। चुनाव 2 या 3 चरणों में ही होगा, और वो भी इतने फटाफट वाले स्टाइल में हो जाएगा कि आप लोग पूरे बिहार में उतने शानदार तरीके से चुनाव प्रचार कर नहीं पाएंगे। तो फिर इसको क्यों नहीं पहले से ही गठबंधन की सीटों का ऐलान कर देते हैं, उम्मीदवारों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो कब तक हम ये देखेंगे कि हो जाएगा? हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव घोषणा से पहले इधर से भी हम लोग सूची जारी कर देंगे, सीटों के बारे में भी, और बाकी तमाम चीजें, मैनिफेस्टो वगैरह भी लगभग तैयार है। कुछ संकल्प पत्र हमने अति पिछड़ी जातियों के लिए एक अलग संकल्प पत्र जारी किया, महिलाओं के लिए भी एक संकल्प पत्र तैयार हो रहा है, और पूरा टोटल मैनिफेस्टो भी आखिरी चरण में है, हम लोग तैयार कर रहे हैं। हमें लगता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हमारा भी काम पूरा हो जाएगा, चुनाव की घोषणा होते होते हमारे यहाँ भी चीजें तय हो जाएंगी। दीपांकर जी, एक वर्ष में बिहार में 12 पुल गिर जाते हैं। पुल गिरते हैं, भ्रष्टाचार की बात होती है, और डबल इंजन सरकार के नाम पर पूरे देश में चर्चा है। उत्तर प्रदेश में मैं अक्सर देख रहा हूं, मैं कई और राज्यों में देख रहा हूं कि बिहार के गुजरात के एनजीओ, गुजरात की कंपनीज काम कर रही हैं। तो क्या बिहार में ऐसी भी कुछ खबरें हैं कि गुजरात के लोग काम पर हावी हो रहे हो, गुजरात के लोग ज्यादा ठेका टेंडर, ठेका पट्टी कर रहे हो? ये तो पूरे देश में है, और ये जो पुल गिरने वाला बोल रहे हैं, ये दरअसल भाजपा के विकास की पहचान है। आपने नहीं तो देखा किसकी होगा कि किस्मत से? गुजरात के अंदर ये कितने पुल ये टूटे। ये मैं 30 सेकंड आपसे लूंगा, 30 सेकंड। यही पुल हाँ, जब बंगाल में गिरता है तो किस्मत से गिरता है, तो क्या बिहार में गिरने वाले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किस्मत से नहीं गिरते हैं? बिल्कुल, हमें लगता है कि बिहार में इसलिए अब उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, पुल पुलिया इसकी जो बात करते थे उसका बात करना बंद कर दिया है, कि उनको पता है जैसे पुल की अब चर्चा करेंगे तो पिछले 3 साल में जो 27 पुल बिहार में गिर चुके हैं उसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। इसलिए अभी वो कुछ मेट्रो की बात कर रहे हैं, नए हवाई अड्डे, उसके टर्मिनल की बात कर रहे हैं। तो लेकिन बिहार में ये पता है लोगों को कि बड़े पैमाने पर निर्माण काम में भ्रष्टाचार हुआ है, और जिसकी वजह से अब ये पुल टूटते हुए दिख रहे हैं। आपको गुजरात में भी तो यही स्थिति है। गुजरात में भी बड़ौदा में अभी हुआ, इससे पहले हुआ भावनगर के वहां। तो ये बीजेपी की दरअसल पहचान है कि जो भी बना रहे हैं वो तो तुरंत ही बनाने से पहले, उद्घाटन से पहले या बनाने के तुरंत बाद वो सब गिर रहे हैं। देश में जो कुछ भी बना हुआ था उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। तो बीजेपी जो तोड़फोड़ करने वाली, देश को एक तरीके से विध्वंस के रास्ते पर ले जाने वाली पार्टी है, उसी का एक प्रतीकात्मक चेहरा है कि जहां भी पुल बनाते हैं तो पुल गिर जाते हैं। और उसको लेके बंगाल में तो कहते हैं कि एक्ट ऑफ फ्रॉड, एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। तो वो जो बंगाल के लिए उन्होंने कहा था कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है, यहाँ तो कोई एक एक्ट नहीं है, यहाँ तो दर्जनों एक्ट है। तो दर्जनों एक्ट ऑफ फ्रॉड यहाँ है, तो वहां तो मोदी जी को पता है कि बिहार की जनता इससे क्या निष्कर्ष निकाल देगी। बिहार में दीपांकर जी, बेरोजगारी, बिहार में पलायन, बिहार में शिक्षा, इन तीनों पर इंडिया गठबंधन का कोई ठोस प्रोग्राम है या फिर पलायन बिल्कुल होता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि देखिए, पलायन को रोकने के लिए 2 चीज जरूरी है। एक तो बिहार में रोजगार की कमी है, आपको ज्यादा रोजगार चाहिए। दूसरा है कि बिहार में मजदूरी बहुत कम है, और थोड़ा सा ज्यादा कमाने के लिए भी लोग चले जाते हैं। अगर काम उनको बिहार में भी मिलेगा, लेकिन वो चले जाएंगे गुजरात या पंजाब, ताकि उनको लगता है कि वहां सब कुछ झेलने के बाद भी महीने में हमारे पास कहीं 10,000 20,000 रुपए ज्यादा होगा। तो इसलिए भी पलायन है। तो हमें लगता है कि बिहार में रोजगार, और बिहार में जब रोजगार की आप बात करेंगे तो आप, हमारे नीतीश जी ने एक बार कहा कि भाई बिहार में कोई बंदरगाह नहीं है, वो यहाँ समुंदर नहीं है, और इसीलिए रोजगार नहीं है, इसीलिए यहाँ निवेश नहीं हो रहा है। तो हमें लगता है कि बिहार में कोई समुंदर आने वाला नहीं है।
बिहार में ना हिमालय आने वाला है। बिहार में अभी तो झारखंड अलग होने के बाद कोई कोयला खदान और लोहे का खदान भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो बिहार में कोई बोकारो नहीं होगा, बिहार में जमशेदपुर और धनबाद नहीं होगा। लेकिन बिहार में डालमिया नगर तो था, उसमें तो एक रेलवे की फैक्ट्री तो बन सकती है। जो बंद कल कारखाने थे उसको तो चालू किया जा सकता है। जो बिहार में मक्के की और मखाने की इतनी जबरदस्त खेती हो रही है, उत्पादन है, तो उसका प्रोसेसिंग जो है, जो सब गुजरात में होता है और हरियाणा में होता है, वो प्रोसेसिंग का प्लांट तो बिहार में लग सकते हैं। तो बिहार में एग्रो बेस्ड और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्री चाहिए। सेकंड, हम कहेंगे कि बिहार में आपको सरकार अगर एजुकेशन और हेल्थ की जिम्मेदारी ले ले कि भाई ठीक है प्राइवेट सेक्टर, हम नहीं कह रहे हैं कि अभी तुरंत सब खत्म कर दो, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जो है ये सरकार की है। सरकार अगर इस जिम्मेदारी को निभाए तो आप सोचिए बिहार में कितने आपको स्कूल कॉलेज कितने चाहिए, कितने डॉक्टर कितने टीचर चाहिए। और आईटी सेक्टर बिहार में भी हम समझते हैं कि बिहार से बहुत नौजवान है, यहाँ तक अमेरिका तक चले जाते हैं। आईटी सेक्टर का, सॉफ्टवेयर का आप यहाँ भी विकास करें, आईटी का पार्क बनाएं। ये सब अगर हो बिहार के लिए सही ढंग से रोजगार के लिए एक प्लानिंग हम लोग तो बना रहे हैं इसको लेके कि बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार को लेके बिहार स्पेसिफिक, बिहार के लिए एक रियलिस्टिक प्लान वो हम लोग बना रहे हैं। दीपांकर जी, आपने ये पूरे अपने विजन की बात कही, आपने अपने प्लान की बात कही, लेकिन सीपीआई माले के भी आप राष्ट्रीय महासचिव हैं। बिहार के तमाम हिस्सों की बात की जाए, सिर्फ दक्षिण बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के अन्य हिस्सों की, उत्तर बिहार की बात करूं मैं, मिथिला की धरती की बात करूं मैं, सीपीआई माले के मुखिया होने के नाते आप अपने कैडर को कहां तक ले जाने के अभियान में जुटे हुए हैं? और दूसरी बात, जो सिविल सोसाइटी है, देखिए पार्टी का विस्तार करना भी अपने आप में है, तो सिविल सोसाइटी जो अलग अलग सेक्टरों में काम कर रहे हैं उनको किस तरह से आप सीपीआई माले के साथ अट्रैक्ट करेंगे? सिर्फ वही नहीं जो बिहार में रह रहे हैं बल्कि जो बिहार के बाहर भी रह रहे हैं, उनको कन्विंस करने के लिए कोई योजना, उनको पार्टी के साथ जोड़ने के लिए कोई प्लान आप लोग? बिल्कुल, देखिए हम लोग अभी पार्टी के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे साथी उसको बना रहे हैं, चला रहे हैं पूरे देश के पैमाने पर। जैसे आप देखेंगे कि बिहार में हमने एक इंसाफ मंच हमारे साथियों की पहल पर बना है, जिसमें बड़े दायरे में जो भी दलित, महिला, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय जो उत्पीड़न के शिकार है, अब उनके केसेस को लेकर हम लोग लड़ते हैं। वकीलों का एक संगठन पूरे देश के पैमाने पर बना है, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस। एक पीपुल्स फोरम जो सिविल सोसाइटी का बात कर रहे हैं, बिहार से एक तरीके से सरोकार रखने वाला, बदलाव के लिए लड़ने वाला, वो जो सिविल सोसाइटी है उनके साथ सिर्फ कोई एक दो इवेंट के लिए नहीं बल्कि साल भर लगातार उनसे राय मशविरा करने के लिए एक फोरम बना है। तो ऐसे बहुत सारे फोरम्स के जरिए हम लोग जुटे हुए हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं, हमें लगता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि एसआईआर के दौर में भी, ठीक जैसे लॉकडाउन के दौर में हमने हेल्पलाइन चालू किया था और पूरे प्रवासी मजदूरों को जो बिहार लौटना चाहते थे या जो बिहार में आ नहीं पाए वहीं उनको राशन, इसके लिए हम लोगों ने काम किया। तो आज भी प्रवासी मजदूरों का पूरे एसआईआर के दौर में हमने उनके साथ जीवन संपर्क बना के काम किया है और कोशिश हमारी है कि पूरे देश, बिहार के बाहर देश में या विदेशों में भी बिहार की बेहतरी चाहने वाले, बिहार में बदलाव, पूरे देश में लोकतंत्र संविधान चाहने वाला जो डायस्पोरा का भी हिस्सा है, उनसे भी जीवन संपर्क बनाने की हम लोगों की कोशिश है। हमारा वहां तक भी संपर्क स्थापित हो रहा है और ऐसे तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है। जो भी आप पार्टी को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं वो सिर्फ हमारे पार्टी के अपनी मेहनत नहीं, ये तमाम लोगों का भरोसा पार्टी पर, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद, इसी से ही पार्टी आगे बढ़ रही है। और हमें लगता है कि आप लोगों को थोड़ा और ज्यादा लग रहा है कि माले को लोग एक दौर में सिर्फ गरीबों की पार्टी, सिर्फ मध्य बिहार की पार्टी के रूप में देखते थे। आज तो हम देख रहे हैं कि बिहार के किसान परेशान हैं, किसान की जमीन धड़ल्ले से अधिग्रहण हो रहा है, कोई मुआवजा उनके लिए नहीं है। जो नौजवान लड़ रहे हैं वो तो किसी जाति विशेष के नहीं है, वो थोड़ा सा जो निम्न मध्यम वर्ग के नौजवान, मोदी जी आजकल न्यू मिडिल क्लास की बात करते हैं, लेकिन जो पुराना मिडिल क्लास था, पुराने मिडिल क्लास को आप गरीब की वहां जगह धकेल रहे हैं।
गरीब को नियो मिडिल क्लास में उठाना तो दूर की बात। तो आज इस स्थिति में जो आर्थिक सामाजिक संकट है, तो बिहार के बड़े हिस्से में पार्टी धीरे धीरे वहां पार्टी की पहुंच बन रही है और हर तबके से बिहार के हर हिस्से में हमें काफी मदद मिल रही है, समर्थन मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो बदलाव की मुहिम है जो पूरे इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चल रही है, इस मुहिम में और बड़े दायरे में लोगों का सहयोग मिलेगा। एक और जो सबसे बड़ा सवाल दीपाकर जी उठ रहा है, जब ये एसआईआर अभियान शुरू हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 243 सदस्यीय विधानसभा में 225 प्लस सीटें जीते। तमाम एनडीए के नेता कहते हुए नजर आए। 18 सीटें वो आपके गठबंधन के लिए छोड़ रहे थे, इसमें बाकी तमाम लोग थे। जैसे ही एसआईआर का सच सामने आया, जैसे ही एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों की तर्कों को सुन के अपना आदेश दिया, आधार कार्ड को उसमें डाला, अब अमित शाह साहब ने लक्ष्य थोड़ा सा कम कर दिया। अब उन्होंने हाल में बयान दिया कि 243 में से एनडीए 160 प्लस जीतेगा। आपको क्या लगता है वो कितने जीतेंगे और आपका गठबंधन कितना जीतेगा? नहीं, ये एक तो आप तो कह रहे हैं कि एसआईआर के चलते उनको अभी ये देना पड़ रहा है कि एसआईआर के वोट चोरी लोगों ने पकड़ लिया। मुझे लगता है कि उनको अब पता चल गया है कि बिहार की जनता बहुत गुस्से में है। वो 400 पार का नारा लोकसभा में देकर देख चुके हैं। 400 पार जब कहते हैं तब उनको बहुत चोरी वोरी मिला करके तब जाके 240 सीट उनको मिली। तो बिहार में भी उनको उस बात तो पक्का कि 225 अगर आप बात करेंगे तो बिहार अगर उसमें हमें तो नहीं लगता है कि बिहार 100 सीट भी एनडीए को इस बार देने के मूड में है। तो एनडीए को हम तो चाहेंगे कि एनडीए को डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट में आने ही मत दो, डबल डिजिट के अंदर एनडीए को समेट लो और निर्णायक बहुमत ये भी बिहार में चाहिए, क्योंकि अगर बहुत कमजोर बहुमत होगा तो ये लोग सरकार को चलने नहीं देंगे। ये पूरे अमित शाह का जो तिक्रम अभी आप देख रहे हैं वो सारा और खेल शुरू हो जाएगा। और इसीलिए अभी तो वोटर का नाम काट रहे हैं, वोटर को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के बाद तो एक एक विधायक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि भाई माले की ताकत बढ़नी चाहिए, क्योंकि वहां कोई विधायक को चुराना संभव नहीं होगा। तो बिहार में हमें लगता है कि बिहार सोच रहा है कि एनडीए को 100 से नीचे रखो और इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत दो, निर्णायक एक बहुमत दे दो ताकि सरकार बदल सके और ठीक से चल सके। दीपांकर जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है बिहार को लेकर। बिहार के लोग अभी पंजाब में थे, बिहार के लोग हरियाणा में थे, बिहार के लोग महाराष्ट्र में थे। हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो कह रहे हैं हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहां से बिहार के लोगों को मारपीट करके उन पर कई तरीके के आरोप लगाकर वहां से बेदखल किए जा रहे हैं। हरियाणा में गुड़गांव वगैरह से बेदखल किए जा रहे हैं। जहां भाजपा की सरकार है वहां तो आप पर आरोप आप लगा लोगे कि हमारे लोग भगाए, लेकिन पंजाब की रणनीति को बीजेपी दूसरे तरीके से घुमाने के फेर में है कि इंडिया गठबंधन वहां से बिहारियों को भगा रहा है। मैं बड़ी गंभीर टिप्पणी आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में आप इसका तोड़ क्या है? नहीं, हमें पता है, हम गए थे पंजाब में और वहां चर्चा हुई। वो पंजाब का मूड नहीं है। एक घटना होशियारपुर में घटी, उस घटना को लेकर के और पूरे बाढ़ का जो संकट था इसको लेकर के कुछ लोगों ने जरूर एक कोशिश की कि यहाँ से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाया जाए। और लेकिन पंजाब का हम लोग इसको बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि पंजाब के आम लोगों की समझ में ये बात है कि ये बिहार और यूपी से आए हुए मजदूर, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज के पंजाब में जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, और आज तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी क्राइसिस में है। दूसरी बात है कि पंजाब तो वो प्रदेश है, क्योंकि कहीं कोई इंडिविजुअल से कोई गलती हो, कोई एक अपराधी कोई अपराध करे, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन किसी एक के अपराध के लिए, किसी एक की गलती के लिए पूरे समुदाय को अगर दंडित किया जाए तो पंजाब तो इसके भुक्तभोगी है। इंदिरा गांधी को मारने वाले अगर कोई सिख बॉडीगार्ड थे, इसके लिए पूरे देश में सिखों का कत्लेआम कर दो। पूरे इतने बड़े किसानों का आंदोलन है, उसको खालिस्तानी का आंदोलन बता दो। तो पंजाब ने जो झेला है खुद, किस तरीके से किसी एक के अपराध पर, एक की गलती के लिए पूरे प्रदेश को, पूरे एक समुदाय को, पूरे एक मजहब को अगर दंडित कर दिया जाए, तो ये गलती पंजाब के लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। वो तो इसके भुक्तभोगी हैं। हमें नहीं लगता कि इसको कर पाएंगे। पहले इन्होंने तमिलनाडु को लेकर भी कोशिश की थी, वो एक वीडियो चला दिया, फेक वीडियो, कि बिहार के मजदूर को देखो तमिलनाडु में।
अभी हमारा जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, इसमें स्टालिन आए थे और मुजफ्फरपुर में एक सभा को उन्होंने संबोधित की। बाकायदा तमिल से सीधा हिंदी में अनुवाद हुआ और बिहार के मजदूरों को अच्छा लगा। तो हमें लगता है कि ये जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश है कि बीजेपी शासित, बल्कि बीजेपी शासित तमाम राज्यों में, चाहे बिहार से गए हुए मजदूर हो या बंगाल से गए हुए मजदूर, वो सारे सबसे ज्यादा परेशान है। आपने गुड़गांव का जिक्र किया, वहां सारे बांग्ला भाषी मजदूरों को, खासतौर पर बंगाल और असम से आने वाले, और वो अगर मुस्लिम हो धर्म के हिसाब से तब तो और ज्यादा, उन लोगों को खदेड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। ये असुरक्षा बीजेपी की देन है, ये भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बीजेपी की देन है, और देश में देश की एकता की बात करने वाले, देश को सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम भाजपा वाले कर रहे हैं। इसलिए हमें नहीं लगता है कि पंजाब को लेके बिहार के लोगों में कहीं कोई गलतफहमी नहीं है। बिहार के लोग तो पूरे देश में हर जगह जाते हैं, मजबूरी है, जाना पड़ता है, और जहां जाते हैं वहां की भाषा भी बोल लेते हैं, वहां के साथ एकजुटता कायम कर लेते हैं, और इसीलिए बिहार के लोग इसमें नहीं आएंगे बहकावे में। और हमें बिहार के अंदर भी रोजगार चाहिए, लेकिन अगर बिहार के छात्रों को, मजदूरों को बाहर जाना पड़ा तो जहां भी बाहर जाए वहां सुरक्षित रहे, पूरे सम्मान के साथ काम कर सके। ये सुरक्षा और सम्मान के लिए भी हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे। चलिए सर, आपने हमें समय दिया अपना कीमती, और पूरे बिहार को बहुत अच्छा लगा बात करके, हम लोग मिलते रहेंगे। आपने जो पूरा बताया बिहार को लेकर अच्छा लगा। दर्शक इसे समझें कि सच क्या है। आपके सामने ठीक उसी तरीके से भाजपा शासन करती है कि गाड़ी के आगे जब एक गाजर लटका दी गई है और उसी गाजर की आशा में बैल रास्ता खींचे चला जा रहा है। डबल इंजन की सरकार नारा दिया जाता है। अभी असम के लोगों को, जो दीपांकर जी कह रहे थे, गुड़गांव से बेदखल किया गया, तो उन्होंने बोडोलैंड में अभी चुनाव हुआ, निकाय का, वहां बदला ले लिया। बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली 40 में से, 35 सीटें अन्य लोग जीत गए। तो क्या इस तरीके से, मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं दर्शकों के पास, क्या बिहार के लोग भी बिहार की अस्मिता के नाम पर महाराष्ट्र में किसकी सरकार, हरियाणा में किसकी सरकार, इन सब बातों पर बिहार अपना जवाब मांगेगी, या फिर जो चलता है वो चलता रहेगा और मुख्यमंत्री जी हाथ मलते रहेंगे, कभी किसी को सौल उड़ाते रहेंगे, कभी कहते रहेंगे कि इन्हीं ने सब दे दिया है, इससे पहले बिहार के लोग भोजन नहीं करते थे। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद। संतोष पाठक जी का भी आभार। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।